शहर के बीचों बीच चौराहे पर पकोड़े बेचने वाला घनश्याम अपने स्वादिष्ट पकोड़ों के लिए पूरे शहर में फेमस था। घनश्याम के परिवार में उसकी 18 साल की बेटी रश्मि और उसकी पत्नी थे। पकोड़े की दुकान चलाकर घनश्याम अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी पत्नी विमला की तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ विमला, तुम्हें इतना तेज बुखार कैसे हो गया? पता नहीं पापा, सुबह तक तो माँ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कुछ दिनों से कह रही थी कि उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। वही हमें बताएंगे कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। अरे रहने दीजिए, डॉक्टर के इलाज में बिना बात ही बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे कैसी बात कर रही हो विमला, तुम बीमार हो और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा ताकि समय पर तुम्हारा इलाज हो सके और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। डॉक्टर चेकअप के बाद कहते हैं, देखिए, आपकी पत्नी को सही होने में अभी समय लगेगा और इनके इलाज में बहुत सारा खर्चा भी आएगा। आप खर्चे की चिंता ना करें डॉक्टर साहब, बस मेरी पत्नी ठीक हो जानी चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं और पापा मेहनत करके खूब पैसे कमाएंगे, आप बस जल्दी से माँ को ठीक कर दीजिए। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद विमला का इलाज शुरू हो गया, लेकिन बीच में बार बार उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। इसकी वजह से घनश्याम कई बार अपने काम पर भी नहीं जा पाता था। ऐसा कब तक चलेगा रश्मि के पापा? आप काम पर नहीं जाएंगे तो घर का खर्च कैसे निकलेगा? तुम क्यों चिंता करती हो? और कभी कभी तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि तुम ही बताओ, तुम्हें इतनी बुरी हालत में छोड़कर काम पर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन अगर आप काम पर नहीं गए तो कैसे काम चलेगा? वैसे ही मेरी बीमारी ने हमारे खर्चे इतने बढ़ा दिए हैं। बड़ी मुश्किल से रश्मि की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। माँ, मेरी शादी की चिंता ना करे, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक मेरी शादी कैसे अच्छे से होगी? पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। अगले दिन घनश्याम अपने पकोड़े का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। पापा, मैंने आपके ठेले पर पकोड़ों का सारा सामान बनाकर रख दिया है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तुम्हारे जैसी बेटी हो ना, तो माँ बाप कभी दुखी नहीं रह सकते। तुम कितनी अच्छी हो बेटा, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तो मैं धन्य हो गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? घर के काम करना तो मेरी जिम्मेदारी है। शाम को जब घनश्याम लौटकर वापस आता है तो काफी दुखी लग रहा था। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? आप इतने उदास क्यों हैं? बेटा तुम अपनी माँ से कुछ मत कहना, लेकिन मुझे धंधे में बहुत नुकसान हुआ है। बीच में कई बार ठेला नहीं लगाने की वजह से मेरे ग्राहक छूट गए हैं। आज तो पूरा दिन 1 रुपए की कमाई भी नहीं हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? सच कह रहा हूँ बेटा, पूरा दिन धूप में खड़ा रहा, सारे पकोड़े भी बेकार गए, एक ग्राहक नहीं आया। लगता है हमारा वक्त खराब चल रहा है। नहीं पापा, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें कुछ और सोचना होगा। कुछ और का क्या मतलब बेटा? पापा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से आपके पुराने ग्राहक भी वापस आ जाए और साथ में आपके पकोड़े की दुकान फिर से फेमस हो जाए। लेकिन ऐसा कैसे होगा? और कुछ भी नया काम शुरू करने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे बेटा। ऊपर से तुम्हारी माँ की तबीयत भी। मेरे पास एक आइडिया है पापा। अब तक आप जो पकोड़े बनाकर बेचते थे वो तो शहर में और भी लोगों के पास मौजूद है, क्यों ना आप कुछ नया बनाएं? नया मतलब? पकोड़े में क्या नया बन सकता है? पापा, मैगी के पकोड़े बनाना शुरू कर दीजिए ना। मैगी बच्चों को भी बहुत पसंद होती है और मैगी के पकोड़े बहुत ही अलग हटकर होते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि लोग मेरी दुकान पर मैगी के पकोड़े खाने आएंगे? हाँ पापा, जरूर आएंगे। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो कोशिश करके देखता हूँ। जानते हैं पापा, मैगी के पकोड़े बनाने में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से बन जाएंगे। चलिए मैं ही सिखा देती हूँ आपको। रश्मि ने अपने पापा घनश्याम को मैगी के पकोड़े बनाने की रेसिपी सिखा दी। अगले दिन सुबह जब घनश्याम अपना ठेला लेकर काम के लिए निकल गया और शाम को लौटकर वापस आया तब। पापा बताइए, कैसा रहा आपका दिन? और वो मैगी के पकोड़े खाने ग्राहक तो आए ना? नहीं बेटा, आज भी कोई बिक्री नहीं हुई, सारा माल खराब हो गया। मुझे नहीं लगता तुम्हारा आइडिया काम आएगा। पापा, आप इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हारते हैं? कोई बात नहीं, कल मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन तुम्हारी माँ बीमार है, वो घर पर अकेली कैसे रहेगी? आप माँ की चिंता ना करें, पड़ोस वाली काकी को बोलकर जाऊंगी कि वो माँ के पास रुक जाए। अगले दिन रश्मि भी घनश्याम के साथ जाती है। वहां जाकर रश्मि ने देखा कि कोई भी ग्राहक घनश्याम के ठेले पर नहीं आ रहा था। अभी देखिएगा पापा, बहुत सारे ग्राहक आपकी दुकान पर आएंगे। अच्छा, लेकिन तुम ऐसा क्या करोगी? रश्मि ने जल्दी से कागज उठाया और उस पर लिख दिया, आपके शहर में पहली बार पेश है मैगी के पकोड़े, बड़ों के साथ बच्चों की भी पसंद। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत जल्दी इतना सुंदर पोस्टर बना दिया। देखना पापा, इसे पढ़कर बहुत जल्दी आपकी खूब सारी बिक्री होने वाली है। रश्मि के पोस्टर लगाने के कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी कार वहां आकर रुकी।
उस कार के अंदर बैठी हुई एक अमीर औरत ने रश्मि को बुलाकर पूछा, क्या सचमुच आपके पास मैगी के पकोड़े हैं? जी मैडम, मेरी बेटी को मैगी बहुत पसंद है, एक प्लेट पकोड़े दे दीजिएगा। घनश्याम जल्दी से दौड़कर मैगी के पकोड़े बनाकर उस अमीर औरत को दे देता है। पकोड़े खाने के बाद, अरे वाह, इनका स्वाद तो बहुत अच्छा है और बहुत अलग हटकर। मेरी बेटी का बर्थडे 2 दिन बाद है और मैं आपको पकोड़े के लिए एक बड़ा ऑर्डर देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल मैडम, आप जितना बड़ा ऑर्डर देंगे हम बनाकर तैयार कर देंगे और सही वक्त पर आपके घर भी पहुँचा देंगे। ठीक है, लगभग 100 लोग पार्टी में आने वाले हैं, आप उनके लिए पकोड़े बनाकर मेरे घर डिलीवर कर देना और ये लीजिए एडवांस पैसे। उस औरत की जाने के बाद, अरे वाह रश्मि बेटा, आज तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। पापा अब आप देखना, आपकी पकोड़ों की दुकान पहले से भी ज्यादा अच्छी चलेगी और हमारी गरीबी वाले दिन भी ज्यादा नहीं रहेंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से अब हमें गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी और तुम्हारी माँ का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। अंजू एक स्टोर में सेल्स गर्ल का काम करती थी। उसके माता पिता एक झोपड़ी में रहते थे। अरे क्यों मॉल में जाकर सारा दिन काम करती है? 4 घर पकड़ ले बर्तन करने के लिए, 2 घर काम करो फिर ब्रेक लेकर घर आ जाओ। माँ, मैं ना कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं शादी भी करूंगी तो किसी पैसे वाले से करूंगी। हाँ, पैसे वाले तुझसे शादी करने के लिए इंतजार कर रहे हैं ना। देख, एक लड़का है रिक्शा वाला, अपनी निजी रिक्शा और झोपड़ी भी खुद की, गैस सिलेंडर भी घर में है। अच्छी बात है, लेकिन मैं झोपड़ी में नहीं, बाहर वो पक्के मकान देख रही हूँ, वहीं शादी करूंगी। और हाँ, कल से मेरी क्लास शुरू हो रही है, नर्स का काम सीखूंगी मैं अब। अस्पताल में नर्स को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। हाँ, पर जो पैसे कमा रही है वो घर पर दिया कर, वो कार्स वार्स करने के लिए पैसे नहीं है हम लोगों के पास। पापा, सरकार करवा रही है फ्री में, समझे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए मैं चलती हूँ। पता नहीं ये लड़की क्या करेगी, इतने ऊंचे सपने देखती है और उछलती रहती है उसे पकड़ने के लिए। अंजू अब सारा दिन मॉल में काम करती, शाम को नर्स का काम सीखती और रात घर में काम करती। फिर एक दिन, माँ मैंने मॉल की नौकरी छोड़ दी है। अरे नौकरी छोड़ दी तो क्या करेगी अब? मैंने एक अस्पताल ज्वाइन किया है, नर्स बन गई हूँ। ये देखिए कितने सुंदर सफ़ेद कपड़े हैं और ये कैप, कल पहनकर निकलूंगी तो बताना कैसी लग रही हूँ। अगले दिन अंजू नर्स के कपड़े पहनकर निकलती है तो सारे उसे देखने लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कमल खिलाया हो कीचड़ में। कितनी सुंदर लग रही है हमारी अंजू। हाँ, अब नजर मत लगा देना, वैसे भी अभी तो उसकी शुरुआत है। भगवान उसका साथ दे रहा है, अभी तो उसे आगे बहुत जाना है। अस्पताल में अंजू को दूसरी नर्स बताती है, देखो अब तक कॉलेज में जो कुछ सीखा है ना, उसका प्रैक्टिकल यहाँ होता है। अंजू अभी बात कर ही रही थी कि वहाँ एक औरत आ जाती है जो काफी घबराई होती है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मर जाऊंगी, बचा लो मुझे। अरे, पहले तो आप शांत हो जाइए, डॉक्टर अभी 2 मिनट में आ ही रहे हैं। क्या अस्पताल में डॉक्टर नहीं है? अरे कैसा अस्पताल है ये? देखिए डॉक्टर साहब है, लेकिन किसी और पेशेंट को देख रहे हैं, हम लोग फोन कर देते हैं, वो अभी आ जाएंगे। शिखा मैम, जरा सर को फोन करिए ना। अंजू फिर उस औरत को लेकर कुर्सी पर बिठाती है, उसे सांस लेने के लिए कहती है, उसकी पीठ सहलाती है और उस औरत का हौसला बढ़ाती है। थोड़ी ही देर में वो औरत शांत हो जाती है और धीरे धीरे सांस लेने लगती है। दूर खड़े डॉक्टर अंजू को देख रहे होते हैं। अंजू, पेशेंट को अंदर भेज देना, मैं कैबिन में जा रहा हूँ। पेशेंट के जाने के बाद डॉक्टर अंजू को बुलाते हैं। वाह अंजू, तुमने तो उस औरत को बड़ी जल्दी से शांत कर दिया। तुमको डर नहीं लगा अगर उसे कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता सर, वो बस घबरा रही थी, फिर आप भी तो आ ही रहे थे। वैसे अगर मरीज के साथ हम भी घबरा जाए तो उन्हें हौसला कौन देगा? वो लोग हमें देखकर ही तो हिम्मत रखते हैं, है ना? डॉक्टर अंजू से काफी प्रभावित होते हैं और कुछ ही दिनों में कड़ी मेहनत से अंजू का प्रमोशन हो जाता है, सैलरी भी बढ़ जाती है। माँ पापा, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अरे तो अपनी झोपड़ी छोड़कर कहाँ जाएंगे बिटिया? माँ, मेरे अस्पताल की तरफ से हम लोगों को क्वार्टर मिल रहा है। दरअसल अस्पताल में कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है, तो इतनी दूर नहीं रह सकती। वैसे भी माँ, अब हम लोगों को इस झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। कपड़े और जरूरी सामान पैक कर लो, बाकी उस घर में सारा सामान है। माता पिता अब झोपड़ी से निकलकर अस्पताल के क्वार्टर में आते हैं। आसपास का माहौल काफी अच्छा होता है, कहीं डॉक्टर्स की फैमिली तो कहीं मेडिकल स्टाफ। झोपड़पट्टी के माहौल से कहीं ज्यादा स्वच्छ और साफ सुथरा। गर्व होता है मुझे अपनी बेटी पर, लेकिन बेटी के साथ कब तक रहेंगे? और यहाँ रिक्शा भी नहीं चला सकता, लोग क्या कहेंगे? बेटी इतनी बड़ी नर्स और बाप रिक्शा चला रहा है। तभी वहां अंजू आ जाती है। पिताजी, मैंने आपके लिए अपने अस्पताल में बात की है, स्टोर कीपर की नौकरी के लिए। बस कल अच्छे से तैयार होकर चलना।
चलो शाम को हम सभी पापा के लिए कपड़े लेने चलते हैं। अंजू मार्केट में माँ और पिता के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है। रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाती है। अगले दिन, अरे आप तो अंजू के पिता हैं, आपसे क्या पूछूं। आपकी बेटी काम के प्रति इतनी ईमानदार है कि साफ पता चल जाता है ये शिक्षा माता पिता से ही मिली होगी। कल से नौकरी पर आ जाइएगा। अंजू घर जाकर पिता से पूछती है, कैसा रहा इंटरव्यू पापा? बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं पूछे? लग गई क्या नौकरी? वो सर जा चुके थे और मैं काम में व्यस्त थी तो बात ही नहीं हो पाई। अरे मैं तेरा पिता हूँ, इतना ही काफी रहा नौकरी देने के लिए। कल से जाना है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं जो धूप बारिश सर्दी गर्मी में लोगों को बिठाकर रिक्शा खींचा करता था, कभी एसी वाले कमरे में बैठकर भी काम करूंगा। ये सब तेरे कारण हुआ बेटा। अंजू पिता की बात सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी एक फोन आता है। पापा, अस्पताल में इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा, आप लोग खाना खा लेना। अंजू अस्पताल जाती है, जहाँ वही महिला फिर घबराकर अंजू को ढूंढ रही होती है। अरे बेटा, अंजू कहाँ थी? कब से तुझे ढूंढ रही हूँ बेटा, सांस फिर से नहीं आ रही। अंजू फिर से उस महिला का हाथ पकड़कर उसे बाहर पार्क में ले आती है, उसे हौसला देती है, पीठ सहलाकर ठीक करती है कि तभी दूर से एक हैंडसम सा लड़का आता है। तो माँ, ये है तुम्हारी मैजिकल एंजल। अंजू लड़के को देखकर स्माइल करती है। मैजिकल एंजल? अच्छा नाम है, लेकिन ये मेरा काम है। मैं आपको तरीका बता दूंगी, आप घर पर ही आंटी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि आप ही मेरे घर चलिए। इतनी समझदार और हार्ड वर्किंग लड़की को कौन अपनी बीवी बनाना नहीं चाहेगा। और देखिए, मेरा खुद का बिजनेस और मकान भी है। अंजू कुछ नहीं बोलती, शर्मा कर वहां से चली जाती है। अस्पताल से अंजू का घर का पता लगाकर लड़का अपनी माँ के साथ अंजू के घर आता है और उसके माता पिता से अंजू से शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। ये तो बड़े नसीब वाली बात है बहन जी, हमें हमारी अंजू के लिए आपका बेटा पसंद है। फिर क्या, हो जाती है अंजू की शादी एक बड़े घर में और पिता की नौकरी के साथ अस्पताल के मकान में माँ पिता आराम से रहते हैं।